नमस्कार, रेवांचल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दिवाकर द्विवेदी जी हैं, जिनको मैं बताना चाहूँगा जिनके बारे में कि यूथ कांग्रेस से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। आज ज़िले में कांग्रेस महामंत्री के पद पर हैं तथा लगातार सिमरिया क्षेत्र में सक्रिय राजनीति कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बड़ा मामला देखने में आया सिमरिया में, चूँकि आप बहुत दिनों बाद अचानक से राजनीति में एक फेमस होके आए सिमरिया से, कि 21 दिन का आपका आंदोलन चला और जिसके बाद अंततः ये निर्णय लेना पड़ा कि एसडीएम को हटाना पड़ा और तहसीलदार को बदलना पड़ा। क्या एक्चुअल में हुआ क्या था, क्यों करना पड़ा ये आंदोलन? एक्चुअल पे हम लोगों का जो विधानसभा है और जो हम लोगों का मूल निवासी हम लोग हैं वो सिमरिया से ही है। हमारा गांव यहीं से मोहरबा में है, यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर। हम लोगों की शिक्षा दीक्षा सारा कुछ यहीं से है, सिमरिया से। मरना जीना सब कुछ यहीं। हुआ क्या कि एक वाकया कई बार कई लोगों ने बोला कि वहाँ के एक तहसीलदार हैं अनुपम पांडे और एसडीएम साहब जो उनके संरक्षक थे, तो लोगों से पैसे तो लेते हैं लेकिन बदतमीजी भी करते हैं। जैसे कोई आदमी ने पैसे दिया, उससे पैसे की डिमांड करते हैं, काम नहीं करते, लीगल काम को भी आगे पीछे करेंगे। और हितग्राही तो बेचारा मजबूर होता है, वो बार बार जाता है अपने काम के लिए, तो वो जब वहाँ पहुँचता है और कहता है साहब मेरे काम क्यों नहीं हुए, हम तो आपके कई चक्कर आ चुके, तो उसके साथ बदतमीजी, धक्का मुक्की करना, गाली गलौज करना, इस तरह की चीज़ें लगातार परिदृश्य में आती जाती थी। क्षेत्र से लोग आते थे कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, काम नहीं हो रहे, पैसे देने के बाद भी काम नहीं हो रहे, और गाली गलौज अलग से करते हैं, लोग गिरेबान में हाथ डालते हैं। तो धीरे धीरे बात होती गई। मैंने कई बार उनसे बताया कि एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, ये एक पद है, आप एक सीमित टाइम के लिए हो, 2 साल 3 साल 4 साल। तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जहाँ भी रहो तो एक अच्छे बिहेव के साथ रहो, लीगल काम लोगों के करो जो जनता के हैं। काम नहीं भी होने वाले हैं, आप उनको मना कर दो, ना करो। कोई गलत काम करने के लिए तो प्रेशराइज करता नहीं, लेकिन आप बदतमीजी और मिसबिहेव लोगों के साथ मत करो। वो बात आती गई जाती गई और उनका रवैया बदला नहीं। इसके बाद हमें धरने में वहाँ पे हम लोगों को बैठना पड़ा। तो हम लोगों ने वहाँ पे 21 दिन का धरना किया, और 21वें दिन जब धरना करीब 18-20 दिन हुआ तो उसके बाद प्रशासन के कानों में जू आई और धीरे धीरे प्रशासन एक्टिव हुआ और उन लोगों ने नेगोशिएशन करना चालू किया कि साहब 1 दिन पहले भी, कुछ दिन बाद इनको हटा देंगे, फिर उनको हटा देंगे, और भी कुछ मांगे हैं, ये मांगे आपकी मान लेते हैं, आप मान जाओ, चुनाव का टाइम है, ऐसा मत करो। हमने कहा नहीं, हमारी मेन मांगे ये है कि भ्रष्ट अधिकारी यहाँ से जाना चाहिए। 100% भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो सकती सिमरिया तहसील, लेकिन कुछ परसेंट तो हो, लोगों को निजात मिले। फिर बाद में उसमें प्रशासन ने ये कहा कि ठीक है आप धरने से उठिए, हम इनको हटाते हैं। और उसका नतीजा भी हुआ कि धरने के 10-12 दिन बाद तहसीलदार अनुपम पांडे को हटा के नई गढ़ी किया गया, और एसडीएम साहब तो यहाँ से हट के फिर रीवई आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि आज भी अभी आप जो है गांव-गांव में घूमने जाते हैं। मतलब ये बताइए कि आज आपसे अगर कोई बोल दे कि 50 गांवों के नाम गिना दीजिए, 100 गांवों के नाम, तो आप गिना सकते हैं? मतलब गांव में आपका प्रेजेंस बना हुआ है। 100% गिना सकते हैं। उसका कारण एक ये है कि चलिए राजनीति तो एक अलग विषय है कि राजनीति में तो गाँव जाते हैं आदमी। पहले गांव होता था, मेड़ा होता है, फिर क्षेत्र होता है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, यहाँ पढ़े हैं, लिखे हैं, तो 100% जानते हैं आदमी। 90% आदमी कह सकता है, अंगुलियों में बता सकता है कि ये फला गांव यहाँ है, ढेका गांव यहाँ है, यहाँ के फलाने आदमी हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये बताइए कांग्रेस क्यों नहीं जीत पा रही है फिर? जब जैसे आप गांव-गांव जाते हैं, लोगों को जानते हैं, क्या मुख्य कारण मानते हैं कि कांग्रेस अभी यहाँ से चुनाव जो नहीं जीत पा रही? देखिए, सिमरिया का जो उत्पत्ति हुई, सिमरिया हमारी बनी 2008 की परसीमन के बाद। 2008 से और 2018 तक ये बीजेपी का पीक टाइम है। अब मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार लगातार बढ़ते हुए अंकों में आई, फिर मोदी जी की सरकार आ गई सेंट्रल में, तो लगातार यहाँ पर बीजेपी की जो लहर थी, उस लहर में हमारे यहाँ कांग्रेस के कैंडिडेटों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जब बीजेपी की आंधियाँ चल रही थी तब हम सिर्फ 7,000 से हारे, इसके पहले हम 4500 वोट से हारे। मतलब यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से ज़्यादा बेहतर है। हम जीत के आंकड़े को नहीं छू पाए, कई बार थोड़ा बहुत कुछ कमी रह गई, लेकिन इस बार मैं 100% कहता हूं कि बीजेपी का सफाया, और बीजेपी कांग्रेस का यदि खाता कोई विधानसभा खोलेगी वो पहली विधानसभा सिमरिया होगी। आप पिछली बार का देखिए, जब मोदी और शिवराज दोनों की लहर थी तो यहाँ पर हम 41,000 वोट पाते हैं। इसके पहले जब शिवराज जी और मोदी जी का पीक चल रहा था तो हम यहाँ से 39,000 वोट पाते हैं। महज 4 या 5,000 वोटों से बीजेपी यहाँ जीतती।
तो ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हैं, हम यहाँ बीजेपी से ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा मजबूत है और 100% ये कह रहे हैं कि पहला खाता सिमरिया इस बार खोल के देगी और अच्छे अंकों से हम जीत के आएंगे। नहीं तो क्या मान के चलें कि आप जो दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस इस बार यहाँ से जीत के ही रहेगी, तो विधायक दिवाकर द्विवेदी होंगे? प्रत्याशी कोई भी हो, हमारा मंडलम सेक्टर बीएलए से लेके और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता, पार्टी जिसे भी प्रत्याशी बनाएगी इस बार यहाँ से प्रत्याशी पंजा होगा, चुनाव चिन्ह हमारा पंजा होगा और प्रत्याशी कांग्रेस का होगा। उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि दिवाकर होगी, फला होगी, डेका हो। जो भी कांग्रेस से प्रत्याशी सिमरिया का होगा, माननीय कमलनाथ जी, राहुल जी जिसको प्रत्याशी बना के यहाँ से भेजेंगे 100% वो जीत के जाएगा, ये हमारा वादा है। नहीं तो गुटबाजी तो नहीं होगी? कहीं गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी कहाँ है? गुटबाजी को देखना हो तो आप बीजेपी चले जाओ, अटल कुंज में जाओ, गुटबाजी देखने को मिल जाएगी। विधायक कहीं और घूम रहा, संगठन कहीं और घूम रहा है, बीजेपी। हमारे कांग्रेस में क्या गुटबाजी? हम 8-9 लोग एक साथ टिकट मांगते हैं, एक साथ दौरा कर रहे हैं, एक साथ। क्योंकि यहाँ से जो टिकट मांग रहे हैं बड़े दिग्गज लोग हैं, तो आपस में फिर ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एक मांगे तो दूसरा टांग खींचने लगे? कहीं कुछ नहीं, हम सब साथ हैं, सबकी बातचीत होती है, हम सब साथ बैठते हैं और प्लानिंग के साथ काम करते हैं। आप देखेंगे हमारे सैकड़ों कार्यक्रम जिसमें हम सब साथ रहते हैं, एक दूसरे से साथ बैठते हैं, उनसे बात करते हैं क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमें किसी भी कीमत पे चुनाव जीतना है। गुटबाजी देखना हो तो विधायक यहाँ के सिमरिया में देख लीजिए, बीजेपी में स्वघोषित कैंडिडेट घूम रहे हैं, विधायक अलग घूम रहा है, कोई कह रहा है मेरी अलग से टिकट फाइनल है, कोई कह रहा है मेरी अलग से टिकट फाइनल है। 5-5, 7-7 लोग बीजेपी में यहाँ घूम रहे हैं, सिटिंग एमएलए के अगेंस्ट। तो गुटबाजी तो बीजेपी में देखना है तो सारी विधानसभा में, रीवा भर में नहीं, सिमरिया भर में नहीं, जितनी विधानसभा में आपको सारे विधायक अभी बीजेपी के हैं, उनके खिलाफ 4-4, 5-5 उनके लोग घूम रहे कि टिकट हमें मिलेगी। और 100% मैं कह रहा हूँ कि इस बार उनकी नैया डूबनी ही है और ये जहाज तो डूबने ही वाला है, बचने वाला। क्या मुख्य कारण मानते हैं कि उनकी नैया डूबनी है? क्या कामकाज उन्होंने कुछ नहीं किया, बेहतर नहीं किया? मुख्य कारण क्या मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने काम क्या किया? 20 वर्ष शिवराज की सरकार हो गई, अभी उनको याद आया 6 महीने पहले लाडली बहना। 20 साल से आज तक शिवराज जी को बहनों की याद नहीं है। अभी मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था कि बताओ मैं सगा भाई हूँ कि नहीं हूँ। तो 18 साल तक तुम सौतेले भाई थे, 18 साल तक तुम्हारी कोई बहन मध्य प्रदेश में नहीं थी। जब मध्य प्रदेश आदिवासियों के, महिलाओं के अत्याचार में नंबर 1 हो, बेटियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो, छेड़छाड़ में नंबर 1 हो, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल फिसड्डी प्रदेश हो, बेरोजगारी में नंबर 1 हो, तब मामा जी कहाँ गए थे? तब भाई साहब कहाँ गए थे? चुनाव के 6 महीने पहले आए, अठन्नी चरन्नी लेके निकल गए, 1-1 हज़ार खाते में ले लो और चिल्ला के माइक में बोलते हैं कि सुनाई नहीं दे रहा मैं सगा भाई हूँ कि नहीं हूँ। और बहनें कुछ बोल नहीं रही कि मामा भाई मेरी जान छोड़ दे, 6 महीने ये अपने 1,000 रुपये रख ले, मुझे बख्श दे। भाई तो मामा तो भगवान कृष्ण का भी कोई रहा होगा, भाई तो भगवान कृष्ण की माँ का भी कोई रहा होगा। तो उन भाइयों से तो अब जान छुड़ानी ना। ऐसा भाई मध्य प्रदेश को नहीं चाहिए, ऐसा मामा नहीं चाहिए। अब छोड़ दो, अब माफ़ करो शिवराज। सिमरिया में क्या कुछ विकास कार्य, चूँकि दावा बहुत बड़े बड़े विधायक जी कर रहे हैं कि इतना काम तो कभी हुआ ही नहीं, उस पर बताइए कि उनके दावों पे बताइए। सिमरिया में, लोकल सिमरिया में कुछ काम हुआ क्या? बीजेपी के लोग क्या बोलते क्या नहीं बोलते उस पर तो आप जाओ नहीं। अभी ये कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू एक इनका नेता दे रहा था कि आज़ादी तो 2014 के बाद मिली। ये कुछ भी बोलेंगे, डेवलपमेंट यदि हो तो डेवलपमेंट तो दिखता है, कहने वाली चीज़ है। मैं ये कहता हूँ यहाँ सांसद जी और यहाँ के विधायक हैं 15 साल से, आप इनसे पूछ लो गुलियों में कि आप 5 लोगों का नाम बता दो जिनको आपने रोज़गार दिया हो। मोदी जी ने 2 करोड़ रोज़गार की बात की थी, तो 2 करोड़ यदि हिंदुस्तान में रोज़गार हुआ होगा तो रीवा के हिस्से में भी कुछ आया होगा। आप इनसे उंगली में पूछ लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 वर्ष मोदी जी के और 20 वर्ष शिवराज जी के, दोनों को मिला दो तो 29 साल। 29 साल में आप 29 रोजगार बता दो, 29 कोई इनके ऐसे काम बता दो जो इन्होंने किया हो। रोड, हैंडपम्प, नाली, सड़क, ये तो ग्राम पंचायत का सरपंच भी करता है। ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं। स्कूल में मास्टर रिटायर हुआ है तो उसमें नए मास्टर की भर्ती होना ये मौलिक अधिकार है। ये तो एक समतामूलक काम है ना। मतलब हितग्राही मूलक कार्यों को लेके ही विधायक जी जो है जनता के बीच में जाने वाले। ग्राम पंचायत सरपंच के कामों का भूमि पूजन कर देना,
किसी का लड़का प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन देके और किसी बैंक में, प्राइवेट HDFC बैंक में नौकरी कर लिया तो उसको सांसद जी मैंने नौकरी दे दिया। ऐसे विकास को आप क्या कह सकते हो? अब मेरे को एक चीज़ बताओ, डेवलपमेंट की चीज़ें, कोई सार्वजनिक चीज़ें बनी हों जिनसे कोई कुछ चीज़ हुई हो, क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट हुआ। अब अभी शिवराज जी आते, भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम आती है, कहती है बाण सागर का पानी मैंने गांव-गांव पहुंचा दिया। उनसे पूछो कि बाण सागर जब बना था तो आप पैदा हुए थे क्या? बाण सागर की नींव किसने रखी थी? बाण सागर को बनाने के लिए शास्त्री जी ने अपनी आंखें और जान न्यौछावर कर दी। सिमरिया में जरमोहरा बांध से लेके और सारी चीज़ें, एक एक कैनाल के लिए हम लोग बहुत छोटे थे। ये जो मेन कैनाल गए भी, ये हम मोहनी धवैया, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में आता है, बनकुइया से ये बारा से लेके पैपखरा से लेके एक नहर खुद रही थी। हम लोग बहुत छोटे थे तो हम लोग पोकलेन मशीन देखे ही नहीं थे, तो बड़ी बड़ी मशीनें 30 साल पहले ये नहर को खोद के गई थी और ये कहते पानी हमने पहुंचा दिया। तो झूठ बोलना हो, झूठ का विकास देखना हो तो ये सब कुछ कर देगा। जब ये पैदा नहीं होते तब बाण सागर की नींव रखी गई, सिमरिया की नहरें 30 साल पहले खुदी। एक बात बताइए, इस बार जो है कांग्रेस की लहर, चूँकि मीडिया संस्थानों में दिखाई दे रही है कि कांग्रेस की लहर है, क्या आप टिकट मांगेंगे सिमरिया से? आपने मांग रखी है क्या? देखिए, टिकट मांगना और न मांगना ये कोई प्रश्न नहीं है। राजनीतिक दल में जो भी व्यक्ति काम करता है, यदि वो टिकट की मंशा रखता है या कि टिकट मांग रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। टिकट हम भी मांग रहे हैं, टिकट मिले या ना मिले, हम कांग्रेस के एक समर्पित कार्यकर्ता हैं, एक बूथ एजेंट लेवल के हम नेता हैं, हम प्राथमिक सदस्य हैं। हमें गर्व है कि हम कांग्रेस पार्टी के एक मेंबर हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी हैसियत हमारी पार्टी से है और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी के वर्कर हैं, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें बलिदानियों का, नेहरू जी का, राजीव जी का और पूरे इंदिरा जी का, महात्मा गांधी का, आज़ादी से लेके आज तक एक इतिहास है। हमें टिकट मिले ना मिले, हम विधायक बने ना बने, लेकिन इसके बाद भी हम गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस दल, उस संगठन के, अनुसांगिक संगठन के हम एक सदस्य हैं जिस दल का एक इतिहास हिंदुस्तान को बनाने में। ये तो सेकेंडरी चीज़ है, एक मानव स्वभाव है। राजनीति में काम करते हैं, इच्छा है कि विधायक बने, इच्छा है सांसद बने, मंत्री बने। कोई ज़रूरी कि मेरी इच्छा पूरी हो, ना भी पूरी हो, उस संगठन के लिए कुर्बान हो जाएंगे जिस संगठन में और जिस दल में काम कर रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा, दिवाकर द्विवेदी बन के चुनाव लड़ा जाएगा। ये मानेंगे कि दिवाकर द्विवेदी को टिकट मिला है और इस बार 100% हम जीतेंगे। कमलनाथ जी की सरकार बन रही है, हितग्राही मूलक योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, भ्रष्टाचार जीरो होगा। आप देखिए, आदमी के साथ तो भ्रष्टाचार आपने पूरे हिंदुस्तान में देखा होगा। किसी ने चारा स्कैम कर दिया तो किसी ने पेपर घोटाला कर दिया, किसी ने स्टैम्प घोटाला कर दिया, लेकिन आपने भगवान के साथ घोटाला पहली बार सुना होगा। शिवराज जी ने तो महाकाल को निपटा दिया। भगवान का मंदिर बने, हम ये मान लीजिए सामने मंदिर बना है, हम इसमें घोटाला कर दें, भरभरा के मंदिर गिर जाए, भगवान भी दब जाए। और विश्व में, मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं कि आदमियों के हॉस्पिटल आपने सुने होंगे, जानवरों के हॉस्पिटल सुने होंगे, शिवराज ने तो महर्षियों को हॉस्पिटल में एडमिट करके और उनके प्लास्टरिंग कराने चालू कर दी। हमारे हिंदू रीति रिवाज में, सनातन में, एक धर्म में एक नियम है कि हमारे घर में कोई मूर्ति रखी है और वो गिर गई और उसके हाथ टूट गए, पैर टूट गए या कि वो खंडित हो गई, तो उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। गंगा नहीं पहुंच सकते तो कोई समकक्ष नदियों में प्रवाहित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और उनके बाद प्रवाहित किया जाता है। लेकिन एक बात बताइए, आखिर बनवा तो वही लोग रहे हैं। आप लोग के ऊपर एक आरोप लगता है कि आप लोग जो है हिंदू धर्म के विरोधी हैं, चूँकि श्री राम मंदिर भी वही बनवा रहे हैं, वाराणसी में कॉरिडोर भी बनवा के रखे और आपका महाकाल मंदिर में भी कॉरिडोर बना, तो कहीं ना कहीं जो हिंदू विरोधी छवि है उससे कैसे निपटें? मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि यदि महाकाल लोग जैसा कॉरिडोर बना के और हिंदू की छवि इनको बनानी है तो इनकी हिंदू की छवि इन्हें मुबारक। मैं भगवान के साथ भ्रष्टाचार करके सप्त ऋषियों की मूर्तियां औधे में गुरी, सर सप्त ऋषियों का अलग, हाथ अलग, पैर अलग, क्रेनों में लादे हुए निकाले गए, क्रेनों में लटकते हुए सप्त ऋषि भटक रहे और एक मिस्त्री की दुकान में उनको ले जाके लीपा पोती करके और करोड़ों रुपए डकार गए शिवराज। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी 15 महीने की जब सरकार थी तो महाकाल लोक का सपना माननीय कमलनाथ जी ने देखा था और महाकाल लोक के लिए 300 करोड़ रुपए अलॉट किए थे। हमारी सरकार गिर गई। शिवराज जी उस महाकाल लोक को बनाए और उसको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिए
आप ये बताओ, दुनिया में आप घर में एक शंकर जी रखते हो, छोटी सी मूर्ति लाते हो, दिवाली की पूजा के लिए मिट्टी की मूर्ति लाते हो, एक हवा के झोंके में से भरभरा की मूर्तियाँ गिर जाती हैं क्या? किसकी बनाए थे? प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाए थे? कागज़ की बनाए थे? 20 की स्पीड में हवा आई, कूलर जैसे हवा चली और सप्तऋषि औंधे मुँह जमीन पे। भगवान के दर्शन करता है आदमी जान बचाने के लिए कि ईश्वर मेरी रक्षा करो, मैं संकट में हूँ। जो उनके दर्शन करने गए थे उनके ऊपर लगा कि सप्तऋषि गिर गए, उनकी जान चली गई। वो भगे वहाँ से, बोले कि महाराज जान बचाओ, दूसरे साइड गिरो, मेरे ऊपर मत गिर जाना। ये शिवराज इस तरह किया। मतलब कुल मिला के जो कर्नाटक में भ्रष्टाचार मुद्दा था, आप मध्य प्रदेश में भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार ही मुख्य मुद्दा रहेगा? कर्नाटक में 40% था और यहाँ पे 50% है। 40% की मूर्तियाँ कर्नाटक में नहीं गिरी, लेकिन 50% की मूर्तियाँ यहाँ पे गिर गई। और रही बात राम मंदिर की, राम मंदिर हमारी एक आस्था का केंद्र है। बीजेपी की बपौती और उनके पट्टे की आराजी नहीं है। राम मंदिर का ताला सबसे पहले आम जन के दर्शनार्थ के लिए राजीव जी ने खुलवाया था, हमारी सरकार थी। कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, इन्होंने अपने जेब से राम मंदिर बनाना नहीं चालू किया है। लोगों ने एक एक ईंटे के लिए 10-10 रुपये, 5-5 रुपये, 2-2 रुपये चंदा किया देश ने। ये ब्रांडिंग कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। आप इनसे पूछो ना कि प्रधानमंत्री जी कितना पैसा राम मंदिर को दिया, शिवराज ने कितना पैसा राम मंदिर को दिया, विधायक ने कितना दिया, सांसद ने कितना दिया। इसमें किसी का नहीं है। हिंदुओं का वो आस्था का विषय है, हम सब वहाँ पे जाते हैं। आस्था और धर्म एक अलग विषय है। धर्म हमारा हिंदू है, हमें गर्व है। हम हनुमान जी महाराज की पूजा करते हैं, मंदिर रखते हैं, लेकिन हमारा धर्म कभी ये नहीं कहता कि हम अपने कर्मों से, अपने धर्म के रास्ते से किसी के धर्म को, हम किसी की आत्मा को चोट पहुंचाए, किसी को दुखी करें और किसी को प्रताड़ित करें। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख हो, ईसाई हो, यदि अपने धर्म की आड़ लेके किसी भी व्यक्ति को आहत करता है, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता। उससे बड़ा अधर्मी इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। आप बताओ, हमारे हिंदू धर्म में है कि चिड़ियों को हम चारा चुगाते हैं, दाना चुगाते हैं। कोई आदमी अपाहिज गली में मिल जाए तो उसे हम खाना खिलाते हैं, उसकी हम सेवा करते हैं। हम किसी को अपाहिज कैसे कर सकते हैं? ये हमारा धर्म कहता है। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि भाजपा जो है धर्म का राजनीतिकरण करती है ना? एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहें। ये सिमरिया में केपी त्रिपाठी और अभय मिश्रा के बीच जो ये सब चलता रहता है, इस पर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? ये देखिए, बड़े नेता हमारे पार्टी में हैं अभय मिश्रा जी, उनके बीच में क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा ये मुझे तो जानकारी नहीं है। और वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े नेता हैं, और अपन सब एक साथ हैं, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। और भाजपा के विधायक की स्थिति तो आप देख ही रहे हो, उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत है ही नहीं। आप खुद ही बेहतर जानोगे हमसे उन्होंने क्या किया है 5 सालों में, क्या नहीं किया है। ये हम क्या बोले, उनकी पार्टी भी बोल रही है कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और अभय मिश्रा जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बारे में हम कोई टिप्पणी करने की हमारी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ युवा नेता दिवाकर द्विवेदी जी, जिन्होंने सिमरिया के बारे में बहुत अच्छी खुल के बात की तथा देश विदेश की राजनीति पर भी उन्होंने अपने वक्तव्य रखे। लगातार रेवांचल न्यूज़ को देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।